हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार। दोस्तों, आज बात करेंगे बिस्मार्क की जो विदेशी नीति है, ये कैसा रहा जो पूरे ब्रह्मांड में, और आज आप, हम और सभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ तो खास चीज़ होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम संबंधित भी ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ प्लीज़ यार, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। 1871 ईस्वी के बाद बिस्मार्क को जो है ये विदेशी नीति का प्रमुख उद्देश्य यूरोप में जर्मनी को जो है स्पेशल बनाना है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से कोई भी नीति ऐसा लगे जिससे कि जर्मनी का जो है स्थान दुनिया से सबसे अलग हो, एक विशेष स्थान रहे और उनकी जो प्रभुत्व है हर जगह कायम रह सके। इवन कि यदि जर्मनी हर जगह ये की बात करें तो हर जगह में से एक ही जगह सबसे इम्पोर्टेंट हो पूरी ब्रह्मांड में, तो जर्मनी, अकॉर्डिंग टू बिस्मार्क। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बिस्मार्क की विदेश नीति को अपनाया, और वो खुद की नीति थी उसकी। दोस्तों, जर्मनी को संगठित और शक्तिशाली राज्य बनाने का उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था, और अब जर्मनी एक राष्ट्र था। अतः अब वो युद्ध की नीति को राष्ट्र के लिए हितकर नहीं मानता था। उनका मानना था कि युद्ध जो है हर दृष्टिकोण से राज्य को विनाश की ओर ले जाता है। क्षणिक खुशी के उपरांत हर दृष्टिकोण से राज्य बर्बाद हो जाता है। इसी कारण यूरोप में शांति बनाए रखना उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य और ध्येय हो गया था। बिस्मार्क का बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से समाज में शांति बनाए रहे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो मेटरनिक के ऊपर लिया था। तो मेटरनिक का संबंध इस यहाँ से भी संबंधित है और काफ़ी मात्रा में जो बिस्मार्क की नीति को भी प्रभावित किया। दोस्तों, ऐसा था कि मेटरनिक के समान ही वह यूरोप के यथास्थित का समर्थन करता था। ये उनका भी मानना था कि देश में जो है वो राजतंत्र होना चाहिए। किसका? बिस्मार्क का। लेकिन जो समय है वो बिल्कुल अलग हो गया और जो वास्तविकता है उससे परे हो गया। किंतु वह जानता था कि यूरोप की शांति दो कारणों से भंग हो सकती है। एक फ्रांस की प्रतिरोध की भावना से, और दूसरा, पहला मैं बता देता हूँ, मैंने बताया फिर से बता रहा हूँ कि फ्रांस के प्रतिरोध की भावना से, और दूसरा बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया और रूस के प्रतिद्वंद्विता से। यदि इन दोनों में उस समय ऑस्ट्रिया और रूस की प्रतिद्वंद्विता बहुत चरम उत्कर्ष पे थी, और वहाँ यदि बार बार युद्ध स्टार्ट हो जाए या गृह युद्ध की भी संभावना यदि उत्पन्न हो जाए तो पूरी की पूरी जो है शक्ति को समस्या उत्पन्न हो सकती है, पूरी राज्य व्यवस्था तितर बितर हो सकती थी। और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये दोनों कारण मुख्य थे। फ्रांस की ओर से बिस्मार्क को अधिक भय था, क्योंकि फ्रांस एल्सेस लॉरेन के प्रांत छीन जाते हुए बहुत असंतुष्ट था, और वह 1870 ईस्वी के राष्ट्रीय अपमान को भी भुला नहीं पाया था। अतः फ्रांस को यूरोप में मित्रहीन बनाए रखने के लिए उसने रूस और ऑस्ट्रिया के साथ मित्रता स्थापित कर दिया। उसकी कोई दोस्त ही नहीं था, कोई मित्र ही नहीं था, कोई फ्रेंडली सर्कल ही नहीं था। तो बिना फ्रेंड सर्कल का कोई जिंदा रह सकता है क्या? आप घर में बंद कर देते हैं, आपको दुनिया की बेस्ट फैसिलिटी देते हैं और बोलते हैं कि भैया आपको घर से नहीं निकलना है, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। मेरा जवाब तो ना होगा। तो उसी स्थिति में लगता है वही कंडीशन उस समय फ्रांस के साथ हुआ होगा, और बिस्मार्क ने इसी कारण से 2-3 देश से उसकी मित्रता करवा दी गई, जिसका नाम मैंने अभी लिया है, जिसमें रूस और ऑस्ट्रिया प्रमुख है। इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में किसी न किसी विधि से ये चैप्टर आ ही जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच उपनिवेशिक प्रश्नों पर तनातनी हमेशा बनी रही। उनका कहना था कि कुछ भूभाग उनमें आते हैं, और इनका मतलब कि दोनों का मैटर और डिस्प्यूट जो है भूभाग को लेकर ही था। इसी कारण बिस्मार्क का जो विश्वास था कि वे दोनों देश एक दूसरे से अलग ही रहेंगे तो बेहतर है। यदि दोनों मिल जाते, दोनों एक साथ रहते,
तो समस्या और भी गंभीर हो सकती थी। इसीलिए बिस्मार्क महोदय ने क्या किया, उन दोनों को अलग अलग रखा। विदेश नीति के क्षेत्र में बिस्मार्क का पहला कदम था कि 1872 ईस्वी में 3 सम्राटों का संघ का निर्माण। इन्होंने 3 सम्राट यानी कि सम्राटों के संघ जो है कि वहाँ पे जैसे कि एक बेंच होता है ना, जज का बेंच, पुलिस का बेंच, सीबीआई का बेंच, तो इन्होंने सम्राटों का संघ की स्थापना की। रूस से तो जर्मनी के मित्रतापूर्ण संबंध 1866 ईस्वी से ही पहले चले आ रहे थे और 1870 ईस्वी में फ्रांसीसी प्रशा युद्ध के अवसर पर बिस्मार्क के समर्थन से ही रूस ने पेरिस संधि, याद रखिएगा पेरिस संधि के काला सागर संबंधित धाराओं को मानने से इनकार कर दिया। अतः रूस के निकट आने में जर्मनी को कोई कठिनाई हुआ ही नहीं। कहावत में भी है ना, दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बहुत ही लोकप्रिय बातें हैं। अतः रूस के निकट आने से जर्मनी को कोई कठिनाई नहीं हुई और लेकिन सवाल था कि ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में मिलाने का। हाल ही में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छोड़कर बिस्मार्क ने उसे जर्मनी की राजनीति से निकाला था। अतः ऑस्ट्रिया के नेताओं का नाखुश होना स्वाभाविक था। अभी हाल में ही उन्होंने ऑस्ट्रिया को औंधे मुंह गिराया, धोखा दिया। तो जिसको आप धोखा देंगे, जिसके साथ आपका बनता नहीं, वो तो सही बात है भाई, वो आपको कभी कहाँ सुनने वाला है। दोस्तों, ऐसा है कि ऑस्ट्रिया भी रूस और जर्मनी के बढ़ते हुए अच्छे संबंध से चिंतित था। उसको भय था कि जब बाल्कन क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के हित का टकराव होगा तब रूस को जर्मनी का समर्थन मिलेगा। अतः वह जर्मनी के अधिक निकट आना चाहता था। संबंध को मधुर बनाने की दृष्टि से जब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के सम्राट बॉर्लेन आने का निमंत्रण दिया तो ऑस्ट्रिया के सम्राट तुरंत राजी हो गए। अब रूस के जार ने यह सुना कि ऑस्ट्रिया का सम्राट बॉर्लेन जा रहा है तो उसने भी बॉर्लेन आने की इच्छा व्यक्त की। इस पृष्ठभूमि पर यूरोप के 3 महान सम्राट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस यानी 1872 ईस्वी में बॉर्लियन में मिले। तीनों के तीनों ये इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस अवसर पर तीनों देशों के मध्य कोई औपचारिक संधि नहीं हुई, पर वे कुछ बातों पर सहमत अवश्य हुए और निश्चय किया कि बहुत सारे जो मुद्दे थे उस पर बहस भी हुआ। निश्चय किया कि यूरोप में शांति बनाए रखने और सामाजिक आंदोलन से निपटने का जो है कोशिश किया जाएगा, पूर्ण रूपेण करेगा। इसी आधार पर तथाकथित 3 सम्राटों के संघ का निर्माण भी हुआ। अगले वर्ष में यात्राओं के आदान प्रदान के फलस्वरूप यह संघ फलता फूलता रहा। जैसे जैसे 3 सम्राटों का जो संघ है ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आपसी सौहार्द बढ़ते गया और हित जो है और प्रेम जो है काफ़ी आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संघ को झटका लगा और इसके विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। रूस का विदेश मंत्री गोरचेकोव जर्मनी विरोधी और फ्रांस का समर्थक था। उसकी कार्यवाहिनियों ने बिस्मार्क को शंकित कर दिया और उसे विश्वास हो गया कि आफत के दिनों में जर्मनी कभी रूस की सहायता नहीं कर सकता। यदि जर्मनी की फ्रांसीसी प्रतिशोध से रक्षा करनी है तो उसे ऑस्ट्रिया और रूस में से एक को चुनना पड़ेगा और इसका निर्णय ऑस्ट्रिया के पक्ष में गया। इसी बीच 1875 ईस्वी के बाल्कन की समस्या ने अपना गंभीर रूप धारण किया। बोस्निया की जनता ने तुर्की शासन के खिलाफ विद्रोह किया और जब सुल्तान की सरकार ने उन्हें बेरहमी से दबाना शुरू कर दिया तो रूस ने उसका समर्थन करते हुए तुर्की को चेतावनी दिया। जब इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा तो रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की को
कोई असर नहीं पड़ा, तुर्की पे कोई बिल्कुल असर नहीं पड़ा। तो रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो तुर्की को पराजित कर लास्ट में क्या हुआ, जब 2 बार 3 बार समझाया और नहीं समझा, तो लास्ट में तुर्की को पराजित कर दिया गया। और उसमें उसके साथ जो है थोप की संधि स्टीफानो की संधि की गई और बहुत सारे नियम उस पर थोप दिया गया। चूँकि इस आरोपित संधि में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के हित की पूर्ति अपेक्षित हुई थी, इस कारण इन दोनों देशों इसका विरोध किया और यह मांग की कि इन स्टीफनो संधि में संशोधित करने के लिए समृद्ध राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। रूस ने इस मांग का विरोध किया। इस पर तनातनी बढ़ी और लगा कि युद्ध छिड़ जाएगा। युद्ध की आशंका से बिस्मार्क के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत बीच बचाव का काम शुरू कर दिया। रूस को सम्मेलन के लिए राजी किया गया। उसे यह आश्वासन दिया गया कि बिस्मार्क इस सम्मेलन में ईमानदार दलाल जैसे व्यवहार करेगा और रूस के हित की रक्षा के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन रूसी विदेश मंत्री गोरचेकोव की जर्मनी विरोधी रवैये के कारण बहुत पहले ही बिस्मार्क निर्णय ले चुका था कि उसको यदि ऑस्ट्रिया और रूस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो वो ऑस्ट्रिया को ज़्यादा महत्व देंगे। अतः बॉर्नियर में बुलाए गए सम्मेलन में उसने रूस के हितों के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के पक्ष में समर्थन दिया, जो कि स्वाभाविक था। इस भूमिका से लोग क्षुब्ध हो गए। बॉर्नियर कांग्रेस के तुरंत बाद रूस के जार ने जर्मन साम्राज्य को कड़वा पत्र लिखा। 3 सम्राटों के संघ से निकल जाने के अपने निर्णय को सूचित कर दिया। इस प्रकार अल्प अवधि तक कायम रहने वाले 3 सम्राटों का संघ का अंत हो गया। तो दोस्तों, अगला वीडियो जल्द आएगा, प्लीज़ आप प्यार देते रहें।